Hello guys, welcome to RP Academy and welcome back to yet another lecture of Indian Economics जो कि हम यहाँ पर सेबी के लिए IFSC, PFRDA इन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है बाकी काफी एग्जाम्स के लिए भी, तो हम इसको बहुत डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं। काफी बेसिक पार्ट से हम इसे समझेंगे। तो अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था कल की वीडियो में, आज हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हमें देखना होता है कि भाई जो क्वांटिटी डिमांडेड है यहाँ पर, या जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है किसी भी प्रोडक्ट की इन रिलेशन टू इट्स प्राइस चेंज, वो किस तरीके से हो रही है। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर प्राइसेस चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे कितना आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज हो रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी आपके लिए क्या मेजर कर रहा है कि कितना आपका डिमांड रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, किस डिग्री तक रिस्पॉन्सिव है फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर प्राइस चेंज हुआ तो कितनी उसकी डिमांड जो है वो बदल जाती है। ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्वांटिटी डिमांडेड, इन केस क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोडक्ट की एक लार्ज चेंज दिखा रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइसेस, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इलास्टिक है, ठीक है। डिमांड क्या हो गई आपकी, इलास्टिक हो गई। इलास्टिक होता है जब यहाँ पर, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक क्या होती है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, राइट, हम उस पर हल्का सा भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं तो वो अपनी यहाँ पर जो लेंथ है उसे बदल देती है। सिमिलरली हम इलास्टिसिटी में भी देखेंगे कि जब यहाँ पर हमारे पास में प्राइसेस एक प्रेशर पुट कर रहे हैं तो क्वांटिटी आपकी कितनी चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम इलास्टिक बोलते हैं जब हमें एक लार्ज चेंज देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं या नेग्लिजिबल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इनइलास्टिक बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी जो है वो आपकी ज्यादा चेंज नहीं हुई जब हमने प्राइसेस को चेंज किया था। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट जो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें कोएफिशिएंट बता रहा होता है यहाँ पर आपके प्राइस इलास्टिसिटी का। तो जितना ज्यादा यहाँ पर डिमांड आपकी रिस्पॉन्सिव है टू प्राइस उतनी ही यहाँ पर आपकी हायर इलास्टिसिटी मिलेगी। इतना समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर हम पीईडी निकाल रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलो कि मान लो प्राइस था 10 रुपीज, ठीक है, और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100 यूनिट्स, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़कर 12 यूनिट्स हुआ हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई वो हो गई 80। तो अब आप इसमें किस तरीके से इसका कोएफिशिएंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि प्राइसेस में कितना चेंज आया, कितने परसेंटेज चेंज आया। उसके बाद में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, एंड देन यहाँ पर आप इसको बेसिकली जो भी आपका परसेंटेज में चेंज आया है उसे मेंशन कर कर इनटू 100 कर दोगे। तो इस वाली इक्वेशन में आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आपका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड हो जाती है। अब आगे समझ में, तो अगर यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी जो है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड किसके बराबर है, आपका ये है 1 से कम, ठीक है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हम इसे बोलेंगे इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आपका 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कि जो प्राइस है वो अगर चेंज हो रहे हैं तो हमारी डिमांड पर बहुत ही स्मॉल चेंज देखने के लिए मिल रहा है। ये जो है ये काफी स्मॉल चेंज होगा, ठीक है। तो हमारा कर्व कैसा बनता है ऐसी सिचुएशन में, हमारा कर्व ऐसी सिचुएशन में स्टीप कर्व बनता है। तो ये हम कौन सी सिचुएशन में देखते हैं, जैसे मान लो सॉल्ट है ना, तो खाने में नमक तो खाओगे ही ना, हो सकता है थोड़ा कम कंज्यूम करो लेकिन डालोगे तो है ही नमक। अब यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस हैं, बदलते हैं, तो भी ऐसा तो नहीं है कि उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है बहुत ज्यादा या इम्पैक्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर एक स्टीप स्लोप बन रहा होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि प्राइस इलास्टिक है
अनरिस्पॉन्सिव है हम चेंजेस इन द प्राइस। एंड आप देखेंगे आगे कि एक चेंज अगर प्राइस में होगा तो टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द प्रोड्यूसिंग फर्म वो डिपेंड करेगा कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कैसी है। मतलब अगर जरा भी प्राइसेस में चेंज आए तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो भी चेंज होगा। अब वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका पीईडी किस तरह का रहा है। तो अगर यहाँ पर आपका कोफिशिएंट जो है पीईडी का वो लेस देन 1 आया तो इसका क्या मतलब हो गया कि मार्केट में प्राइसेस अगर बढ़ भी रहे हैं तो भी यहाँ पर आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। आगे समझ में? तो यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से समझो। तो हमारे पास में क्या बन रहा है, पहले हमारे पास प्राइस 1 था, अब ये बढ़कर प्राइस 2 हो गया। तो डिमांड हमारी थोड़ी सा स्टीप कर्व बन रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी और फिर ये Q2 हो गई। तो आप ऐसे में देखेंगे कि हमारे पास में इतना पार्ट जो था वो लॉस रेवेन्यू का है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन। अगर मान लो क्वांटिटी हमारा प्राइस चेंज होता है तो हमारी जो क्वांटिटी कम डिमांड होगी तो उसमें हमें इतना लॉस हो जाएगा। अदरवाइज ये जो पार्ट है ये हमें क्या दिखा रहा है कि कितना रेवेन्यू हमारा बढ़ जाता है जब मेरा सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है। आगे इतना समझ में? अब आ जाओ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अगर हमारे पास में पीईडी जो है वो 1 के बराबर है तो अगर पीईडी 1 के बराबर है तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी है डिमांड में, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि डिमांड जो है क्वांटिटी की वो ज्यादा बड़ा चेंज दिखाती है जब यहाँ पर प्राइसेस आपके चेंज होते हैं। तो कम प्राइस चेंज होने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा आपका होता है लग्जरी गुड्स में या फिर रेस्टोरेंट मील्स में, ठीक है। जब यहाँ पर थोड़े से भी आपके प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जा रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो कर्व बनता है वो आपका फ्लैटर कर्व बनता है, उतना ज्यादा चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, अगर कोएफिशिएंट आपका डिमांड कोएफिशिएंट ऑफ पीईडी जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड आपकी ज्यादा प्राइस इलास्टिक रहेगी, हाईली रिस्पॉन्सिबल रहेगी टू चेंज इन प्राइस। तो डिमांड अगर प्रोडक्ट का यहाँ पर आपका प्राइस इलास्टिक है तो एक सप्लायर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर वो प्राइसेस को कम कर देंगे तो हमने प्राइसेस कम किए तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो हमारी बढ़ गई। अगर यहाँ पर चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में तो प्रोपोर्शनेटली हमें हायर देन द रिडक्शन इन प्राइसेस यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये आपका ऑपोजिट बन रहा है, पुराने वाले में कुछ इस तरह बन रहा था, ये वाला आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो पीईडी जो है वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब 1 होगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक कब होगा, जब 0 होता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या है, प्राइस चेंज कितना भी कर लो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा कब होगा, ऐसा होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स में, ठीक है। दवाइयां तो खानी पड़ेंगी तो यहाँ पर ऐसे में जैसे इंसुलिन हो गया तो इसमें आपको एक वर्टिकल ग्राफ देखने के लिए मिलता है, प्राइस चेंज हो रहा है P1 P2 P3 सॉरी इस तरह से ड्रॉप आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल कर्व्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व आपका एक्सट्रीम केस में है जिसमें ये दिखाते हैं कि कंज्यूमर्स जो है वो विलिंग है और यहाँ पर ज्यादा प्राइसेस पे कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट। तो अगर सप्लाई गिर जाती है, इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस जो है वो हो सकता है बढ़ जाए, सप्लाई कम हो गई दवाई की तो वो दवाई तो और ज्यादा महंगी हो जाएगी क्योंकि डिमांड तो उतनी ही रहेगी, डिमांड तो चेंज नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी डिमांडेड में देखने के लिए नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, ये आएगा आपका इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी में क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट है आपके पीईडी का वो इन्फिनिटी है, जिसका मतलब ये हो गया कि जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, ये इनफाइनाइट रिस्पॉन्स देगी टू प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने देखने के लिए मिलेगी जिसमें कि आप देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट आपके सामने है जब मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिमांड जो है प्रोडक्ट का वो परफेक्टली इलास्टिक है तो एक चेंज आएगा मार्केट सप्लाई में जो कि आपको एक आउटवर्ड सप्लाई शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपके इक्विलिब्रियम प्राइसेस में नहीं आ रहे, यहाँ पर ये सेम ही है। तो जो डिमांड कर्व है वो अप्लाई करेगा टू हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड यहाँ पर आपका जब कोई भी सप्लायर जो है वो यहाँ पर उसके पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्राइसिंग पावर क्या होती है, सबसे पहले ये समझो
तो जब मुझे सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो मैं कैसा देखूंगी, मैं देखूंगी मेरी इनपुट कॉस्ट क्या है, और मैं ये देखूंगी कि मार्केट में यहाँ पर जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने क्या प्राइस रखा है। अब क्योंकि 1000 कॉम्पिटिटर्स है तो मैं क्या प्राइस रख रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा प्राइस इनसे लो या इनके बराबर होना चाहिए ऑफ द सेम क्वालिटी, अदरवाइज मेरा प्रोडक्ट कोई भी खरीदेगा नहीं। तो यहाँ पर सप्लायर्स के पास में क्योंकि कोई भी पावर नहीं है कि वो अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में अब हमारा जो प्राइस है वो कैसा है, वो कांस्टेंट चल रहा है। डिमांड हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही है, एज यहाँ पर हमारे पास में जब वो चेंजेस हमारी मार्केट सप्लाई में आए तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब आ जाओ, जब हमारा यहाँ पर पीईडी जो है वो 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यहाँ पर मतलब हुआ यूनिट इलास्टिक। अब यूनिट इलास्टिक में क्या होता है, यूनिट इलास्टिक में आप देखेंगे कि जब हमारे पास में जितना प्राइस चेंज हुआ, जितने परसेंटेज से मेरा प्राइस चेंज हुआ, उतने ही परसेंटेज से मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी चेंज हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर अपना कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा है ना, तो 100% आएगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर डिमांड कर्व जो है ये आपका कैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आपका बनेगा, राइट। तो यहाँ पर यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी का एक कोएफिशिएंट है पीडी इक्वल टू 1 है थ्रू आउट। अब यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी का चेंज अगर प्राइस में हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट चेंजेस हमारे किस में हो रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहे हैं। तो टोटल स्पेंडिंग कंज्यूमर्स के थ्रू ऑन द प्रोडक्ट वो सेम रहेगी, और यहाँ पर जो भी हमारी प्राइस लेवल चल रही है, तो यहाँ पर जो हमारे मिड पॉइंट है मैनी डिमांड कर्व्स के वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे इतना समझ, अब नेक्स्ट जाते हैं। अगर पीडी आपका 0 है तो डिमांड कैसी थी, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिमांड आपकी इनइलास्टिक थी। अगर पीडी आपका 1 है तो यूनिट इलास्टिक थी। अगर पीडी आपका ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड आपकी कैसी होगी, डिमांड आपकी इलास्टिक होगी। इसकी एक टेबल भी बना सकते हो जैसा मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक अगर मैं बोलूंगी पी आई तो 0, ठीक है। इनइलास्टिक बोलूंगी तो 0 से 1 के बीच में। अगर मैं बोलूंगी यूनिट इलास्टिक तो पीडी आपका 1 आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगी इलास्टिक तो पीडी आपका ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगी परफेक्टली इलास्टिक तो ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर मैं बोलूं सॉल्ट, सॉल्ट किसका एग्जांपल है, सॉल्ट याद रखना। अब यहाँ पर सॉल्ट हम लोग कितना ही कम कंज्यूम कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर प्राइसेस थोड़े चेंज भी हो जाते हैं तो भी इनइलास्टिसिटी देखने के लिए मिलेगी, तो पीडी हमारा 0 से 1 के बीच होगा। अगर मेरे पास लग्जरी कार्स हैं तो ये इलास्टिक देखने के लिए मिलेगा क्योंकि एक्सपेंसिव हैं और ये इजीली आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में लग्जरी कार्स कौन सी होती हैं, जब यहाँ पर हमारा पीडी जो है वो मोर देन 1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये आपका इनइलास्टिक होगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो कोई खास चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन बाद में यहाँ पर चेंजेस आने लग जाते हैं, तो लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे सोलर पावर की तरफ, विंड पावर की तरफ चले जाएंगे, है ना। एयर ट्रेवल, विंड की तरफ नहीं भी जाएंगे तो सोलर तो लगवा ही सकते हैं घर में। एयर ट्रेवल, तो एयर ट्रेवल में क्या होगा, आपके पास में ये इलास्टिक डिमांड देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, हो सकता है हम ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं, तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम एयर ट्रैवलिंग का देखेंगे तो वो आपका इलास्टिक बनेगा। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है प्राइस में तो रिडक्शन होगा। इस टेबल को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, पीईडी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पीईएस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चेंजेस हमारे क्वांटिटी सप्लाइड में कितने आएंगे जब हमारा यहाँ पर प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, ये हम यहाँ पर पता करते हैं। तो अगर मान लो आपके पास में 50 रुपीज थे, ठीक है, और यहाँ पर आपने 100 क्वांटिटीज को सप्लाई करा। अगर आपने यहाँ पर 55 रुपीज के प्राइस पर फिर कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, 120 की, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा आपका, 10% हो गया, है ना, ये जो चेंज आया। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा, ये आपका हो गया 20%, राइट। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर कि कितना मेरा पीईएस रहेगा। तो कैसे निकालोगे, क्वांटिटी सप्लाइड में जो परसेंटेज चेंज आया अपॉन प्राइस चेंज इनटू 100%। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी इसके लिए कि इलास्टिक सप्लाई है। इलास्टिक मतलब जब ग्रेटर देन 1 होता है ना।
तो अगर सप्लाई इलास्टिक है मतलब ग्रेटर देन 1 है तो प्रोड्यूसर यहाँ पर इंक्रीज करते हैं आउटपुट विदाउट अ राइज इन कॉस्ट और अ टाइम डिले। और अगर यहाँ पर आपकी सप्लाई जो है इनइलास्टिक है तो फर्म्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने प्रोडक्शन को चेंज करना इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकते हो, है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कब होते हैं, जब यहाँ पर आपका जीरो होता है। तो परफेक्टली इनइलास्टिक का एग्जांपल क्या होगा आपका, स्टेडियम की सीट्स जो होती हैं या लैंड जो होती है, तो सप्लाई हमारे पास कैसी है, फिक्स्ड है। जमीन तो नहीं बदल रही, जमीन तो उतनी ही रहेगी, सप्लाई मेरी फिक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर प्राइस चेंज का कोई भी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ सकता, इसीलिए। अच्छा, अगर यहाँ पर ये 0 से 1 के बीच में होगी तो क्या होगा, अगर मेरा पीईएस 0 से 1 के बीच में है तो हम इसे इनइलास्टिक बोलेंगे। इनइलास्टिक में क्या होता है, यहाँ पर सप्लाई बदल तो रही है लेकिन कम बदल रही है, ऐसा नहीं है कि जितना प्राइस में चेंज आया उतना या बहुत बड़ा चेंज है, स्मॉल चेंज हमारी सप्लाई में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, तो यहाँ पर शॉर्ट रन में हो सकता है कि प्राइसेस अगर महंगे हो गए तो क्वांटिटी कम जा रही है, या फिर क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस चेंज हो गए, फिर वापस अपने प्राइस पर आ जाएंगे। देन यहाँ पर आता है आपका यूनिट इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिसिटी में क्या होता है, आपका पीईएस जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कब होता है कि भाई हमारे पास जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आएगा। तो ऐसा कौन सी सिचुएशन में होता है, कुछ हमारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर ऐसा हो सकता है। फिर आता है इलास्टिक, कि अगर यहाँ पर आपका क्या है, ये पीएस ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, आपके पास में सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे होगा सप्लाई तुरंत इसकी चेंज होने लग जाएगी। जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, कार्स हो गई। अब आप देखते हैं दिवाली के टाइम पर कार के प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं, सेल्स आती है तो क्वांटिटी जो यहाँ पर सप्लाई हो रही है वो भी बहुत हद तक चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अच्छा, अगर इलास्टिक की बात करें कि भाई प्लास्टिक आपकी जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है तो पीएस आपका इंफिनिटी हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर प्राइस आपके फिक्स है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रहा और यहाँ पर आपके पास में प्योर कंपटीशन देखा जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये कर्व्स बनते हैं। अब आप इन्हें एक बारी देख सकते हैं कि किस तरह के कर्व्स आपके सामने बन रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इलास्टिक और इनइलास्टिक सप्लाई कर्व की, तो पीएस जब आपका ग्रेटर देन 1 था तो मैंने क्या बोला था कि ये आपका इलास्टिक होगा, और इलास्टिक होगा तो क्या था कि आपकी सप्लाई ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी टू द प्राइसेस। तो D1 D2 आपके ये हैं, सप्लाई आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो जा रही है, क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 पर पहुंच जाओगे अगर प्राइस आपका बढ़ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर इनइलास्टिक सप्लाई है, पीएस आपका लेस देन 1 है तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में सप्लाई कम बदलेगी आपकी, जब प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तो प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी में बहुत ही छोटा सा चेंज आया कंपैरेटिवली। अगर परफेक्टली इलास्टिक की तरफ जाएं तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होती है, जब यहाँ पर आपके पास इनफाइनाइट में जा रहा है तो प्राइस आपके फिक्स्ड है, एनी क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पर प्राइसेस आपके और जो क्वांटिटी सप्लाइड का कर्व है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपका क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक बनेगा, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या था कि पीईएस हमारा 0 के बराबर था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्या बताते हैं कि किस तरीके से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी चेंज होती है जब कंज्यूमर के प्राइसेस, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर मेरी इनकम चेंज होगी तो मैंने देखा था एग्रीगेट डिमांड मेरी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ती है। तो अब हम यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की इनकम जो है वो 50,000 रुपीज है, तो यहाँ पर वो अगर कोई लग्जरी गुड खरीदना है उसके 10 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं, या यहाँ पर इसको 50 लाख ले लो। और अगर किसी की यहाँ पर 60 लाख है तो ये यहाँ पर इसको 15 यूनिट्स खरीद पा रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनकम सॉरी एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, इसका अब आपको रेशियो अगर निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास में परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितनी आई, 50% आई। आपकी परसेंटेज चेंज इन इनकम कितनी आई, 20% आई। तो आप इसको क्या करोगे, 50/20, तो ये आपका 2.5 यहाँ पर क्या आ गया, इनकम इलास्टिसिटी आ गई। आगे समझ में।
तो यहाँ पर ये क्या देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कितनी चेंज होती है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं और आपका प्राइस या इनकम को डिनोमिनेटर में रखते हैं, ऐसे याद रख लेना। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी देखती है कि भाई किस तरीके से जो क्वांटिटी डिमांडेड है ऑफ वन गुड रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मान लो एक किसी भी सामान का प्राइस बदल गया, जैसे टी का प्राइस बहुत हाई हो गया तो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, कॉफी की तरफ स्विच करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आता है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। आगे इतना समझ में। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाय और इसका ले सकते हैं कि जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं उनके यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होगी। आगे इतना समझ में। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ उसका। तो मान लो यहाँ पर कॉफी का प्राइस था, चाय का प्राइस ले लेते हैं, चाय का प्राइस जो था वो आपका था 100 रुपीज पर केजी और बाद में हो गया 200 रुपीज पर केजी। जब 100 रुपीज पर केजी था तो उस टाइम पर जो कॉफी की डिमांड आ रही थी वो थी आपकी 50 यूनिट्स, और अगर यहाँ पर ये 50 केजी ले लो, और अगर यहाँ पर 120 जब हुआ या फिर 200 रुपीज पर केजी, इसको 120 ले लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो जब टी आपका प्राइस 120 रुपीज पर केजी हुआ तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 70 केजी हो गई। ठीक है, तो क्या करोगे, परसेंटेज चेंज इन कॉफी का आपका वो देखोगे डिमांड कितना चेंज हुआ और चाय का क्या प्राइस रहा था। तो चाय का प्राइस पहले कितना था, पहले था 100, फिर हो गया 120, तो यहाँ पर 20% का चेंज आया, है ना। और यहाँ पर आपकी जो कॉफी की डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, उसमें 40% का चेंज आया। तो हमारे पास में इससे क्या निकलेगा, इससे हमारे पास में एक पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी निकल रही है। आगे समझ में। चलो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड हम यहाँ पर पता करते हैं। तो अगर यहाँ पर परसेंटेज चेंज जो है आपका क्वांटिटी ऑफ गुड 1 Q1 था ये, एंड चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स 2, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के ऊपर कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड का क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, इसमें एक पार्ट आपका है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही, अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, तो आपका जो एक्सीडी साइन होता है वो कैसा बनता है, वो आपका पॉजिटिव बनता है। जिसका मतलब है कि आपके पास में जो प्राइसेस हैं अगर y के बढ़ जाते हैं, y का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर डिमांड x की क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। जैसे कि पेप्सी और कोक हो गए, तो पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कोक की डिमांड ज्यादा हो गई, टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल दिया। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो ब्रेड का प्राइस महंगा हो जाता है, ब्रेड का प्राइस महंगा हो जाता है तो बटर भी यहाँ पर लोग कम डिमांड करेंगे। तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन बना रहे हैं। कार एंड पेट्रोल का भी आप ऐसा देख सकते हैं। फिर आते हैं अनरिलेटेड गुड्स जिनका आपस में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है तो यहाँ पर कोई आपका जीरो आएगा, नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। जैसे शूज और शुगर का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या क्या निकल सकते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी हम XED से यहाँ पर डिनोट करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कुछ अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स, जैसे यूटिलिटी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी क्या है, एक कंज्यूमर यहाँ पर कितना सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करता है जब वो किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मान लो क्रेविंग हो रही है कढ़ाई पनीर की, ठीक है, और मुझे फर्स्ट टाइम कढ़ाई पनीर खिलाया गया तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत टेस्टी भी लगेगा, एंड स्पेशली अगर मैं भूखी हूँ, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, तो मुझे और ज्यादा वो टेस्टी लगेगा। तो मुझे क्या हुआ, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर यही कढ़ाई पनीर मुझे 4-5 दिन लगातार खिलाया जाएगा तो मैं पहले दिन बहुत खुशी से खाऊंगी, दूसरे दिन थोड़ी कम एक्साइटमेंट से खाऊंगी, तीसरे दिन माइट भी ओके फील करूँ और चौथे दिन बोर फील करूंगी, मैं उसे खाना भी नहीं चाहूंगी। तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी क्या है,
जो टोटल सेटिस्फेक्शन हम रिसीव कर रहे हैं जब हम किसी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो कमोडिटीज यहाँ पर पोजेस करेंगी ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइज द वांट। मेरा जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, भाई मैं कुछ चाहती थी वो मुझे मिल गया, तो ये आपका पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो कढ़ाई पनीर की जगह हो सकता है कि यहाँ पर चिकन बिरयानी अपना इमेजिन कर लें, है ना। तो अब आपको चिकन बिरयानी ज्यादा खुशी दे रही है, तो ये प्लेस टू प्लेस टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज करता है। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? कार्डिनल यूटिलिटी होता है जिसको हम नंबर्स में मेजर कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, नंबर्स में मेजर करते हैं। इसको रेड पेन से लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कलर से। चलो, तो यहाँ पर आपका कार्डिनल यूटिलिटी में क्या होगा, जैसे एक एप्पल जो है वो मुझे 10 यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो जब यूटिलिटी को हम एग्जैक्ट यूनिट्स 1 2 3 ऐसे देते हैं तो कार्डिनल यूटिलिटी बनता है। दूसरा आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को रैंक कर रहे हैं, मोर या लेस सेटिस्फेक्शन। मुझे यहाँ पर शुगर की क्रेविंग हो रही है, मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है, आइसक्रीम कम पसंद है, तो जब मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, और जब मैं आइसक्रीम खाऊंगी मुझे लेस सेटिस्फेक्शन होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को चाय ज्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को कॉफी ज्यादा पसंद होती है ना। तो यहाँ पर अगर वो चाय पियेंगे तो उन्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कॉफी पीने से कैफीन की जो डिमांड थी उनकी वो तो कम हो गई, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आया। तो यहाँ पर हम इसको रैंक कर रहे हैं लाइक मोर यूटिलिटी और लेस यूटिलिटी। तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक यूटिलिटी गुड्स और सर्विसेज की समझनी है, ताकि हमारी को ये समझ में आए कि किस तरीके से यूटिलिटी हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, और इसी वजह से जो प्राइस है उस गुड्स या सर्विसेज के वो भी चेंज होते हैं। फिर आता है आपका टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आपका क्या होगा, जो टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है जब मैंने सभी यहाँ पर यूनिट्स को कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो टीयू मेरा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मेरी इंक्रीज होती है इनिशियली और फिर बाद में डिक्रीजिंग रेट पर आ जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि भाई यहाँ पर एडिशनल सेटिस्फेक्शन। मार्जिनल क्या था कि मुझे यहाँ पर 100% कोई चीज थी, उसमें मैंने एक एडिशनल यूनिट जब बढ़ाई तो मेरा जो टोटल सेटिस्फेक्शन था उसमें कितने परसेंटेज का और चेंज आया। तो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जब मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मिल रहा है, जैसे बचपन में जब हम मैगी वगैरह खाते थे, राइट, तो यहाँ पर हमें क्या करते थे मदर्स या हमारे पेरेंट्स, वो हमें जैसे हमारे सिबलिंग हैं तो दोनों के बीच में हाफ हाफ दे दिया। अब अगर हमने अपनी मैगी खा ली, है ना, पहले मैंने अपनी मैगी खा ली, फिर मैंने अपने भाई के में से 1 स्पून मैगी ली, वो 1 स्पून एक तरफ और वो जो मैगी मेरी अपनी खुद की थी वो एक तरफ, राइट। तो वो एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो मिला वो क्या कहला रहा है यहाँ पर, वो कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। आगे समझ में। तो मार्जिनल यूटिलिटी को आप किस तरह से निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी आपकी और जो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको मिली है उसका यहाँ पर x-1 यूनिट से आपको निकालना है। बेसिकली x यूनिट्स हो गई कि आपकी टोटल यूनिट्स आपने कितनी कंज्यूम की, और x-1 में हम ये देख रहे हैं कि वो जो लास्ट यूनिट थी ना जो आपने कंज्यूम की उसको हटा दो, तो यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल आएगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ यूटिलिटीज जो कि आपने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की हैं उससे आपको मिला। टोटल सेटिस्फेक्शन हमें जब एक टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमने कंज्यूम की है। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, पहले बढ़ती है और फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट पर आ जाती है। फिर यहाँ ठीक है, बढ़ तो रही है लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट पर पड़ेगी, पहले इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ी है। मार्जिनल यूटिलिटी का आपने देख लिया फॉर्मूला। तो यहाँ पर जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ड्राइव हो रही है फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी परचेज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, कम हो रही है, तो टोटल यूटिलिटी जो होगी वो भी एक डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगी। डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना क्या होता है, पहले कोई चीज 10% 20% से बढ़ रही थी, अब वो बढ़ तो रही है लेकिन अब वो यहाँ पर 2% से 3% से ऐसे बढ़ रही है, राइट। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम पर पहुंचती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी लेस देन 0 होती है तो टोटल यूटिलिटी आपकी गिर रही होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको एडेड सेटिस्फेक्शन बताती है जो कि कंज्यूमर गार्नर कर रहे हैं फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो जब टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास में मार्जिनल यूटिलिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है।
एंड जब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कब आती है, जब कंजम्पशन जो है एडिशनल आइटम का वो मेरी टोटल यूटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बताया मैंने आपको कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपको 2 कॉपीज मिल गई हैं सेम इशू ऑफ अ मैगजीन, तो एक्स्ट्रा कॉपी आपकी बहुत ही थोड़ी सी कोई वेटेड वैल्यू ऐड करेगी, राइट। लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स हमारी कमोडिटी की हम कंज्यूम कर रहे थे, वैसे वैसे एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो ड्राइव हो रहा था हर एक यूनिट से वो कम होगा। जैसे मैं आपको ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हो एंड आप यहाँ पर पानी पीना शुरू करते हो, ठीक है, तो पहली स्टेप आपको जो है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है। अब यहाँ पर धीरे धीरे यही सेटिस्फेक्शन क्या होगा आपका, कम होता चला जाएगा। वो सेटिस्फेक्शन आपका कम क्यों हो रहा है, वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर आपका इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपकी प्यास बुझती जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलती है कि जो कमोडिटीज हैं वो लेस वैल्यूएबल हो जाती हैं एज मोर ऑफ देम आर एक्वायर्ड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि ऑल एल्स इक्वल, बाकी सब चीजें हम यहाँ पर इक्वल रखते हैं, कंजम्पशन आपका इंक्रीज होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो रही है फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइन। तो यहाँ पर कंजम्पशन मेरा बढ़ रहा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, माइट भी आपकी नेगेटिव भी चली जाए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि माइट भी ये आपकी डिक्रीज हो जाए और नेगेटिव यूटिलिटी में चली जाए एज इट में बिकम एंटायरली अनफेवरेबल टू कंज्यूम अनदर यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट। मैंने इतना एक ग्लास भरकर पानी पी लिया, मेरी कैपेसिटी इतनी ही थी, एक और ग्लास पानी कोई मुझे लाकर दे देगा ना तो मुझसे पिया भी नहीं जाएगा, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो मेरी नेगेटिव में चली गई। तो first unit of consumption for any product is typically highest with every unit of consumption to follow holding less and less utility। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम इलस्ट्रेट किससे कर रहे हैं, थ्रू अ टेबल जो हमें यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो आपके पास एक कमोडिटी है एक्स जिसकी यूटिलिटी हम मेजर करेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दी हुई है। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स दे रखी है 1 2 3 4 5, मतलब ये बढ़ती जा रही है यूनिट। टोटल यूटिलिटी भी हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर तक बढ़ी, फिर यहाँ पर ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं अब। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, हाईएस्ट रहेगी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, नेगेटिव में चली गई और नेगेटिव में चली गई। तो जैसे जैसे कंजम्पशन जो है यूनिट्स का हमारे कमोडिटी एक्स का वो इंक्रीज होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन अब वो डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रही है ना। यहाँ पर जो रेट है आप खुद भी देखोगे डिमिनिशिंग रेट हो जाता है। जैसे ये 30-50 हो गया है ना, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 5 रह गया, फिर ये आपका माइनस का 5 आ गया और फिर ये आपका माइनस का 20 आ गया। तो यहाँ पर ये आपका डिमिनिशिंग रेट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी डिमिनिश हो रही है जैसे जैसे हम एक एक यहाँ पर सक्सेसिव यूनिट अपनी एक्स की कंज्यूम करते हुए चल रहे हैं। तो टीयू कर्व आपका राइज करता है और फ्लैटन करता है और फिर फॉल करता है। पहले हमारा कर्व क्या था, 30 से 50 गया है ना, फिर 65 गया, फिर 70 गया, फिर 70 से धीरे धीरे फ्लैट होके 65 की तरफ और फिर फॉल कर गया, राइट। तो यहाँ पर एमयू कर्व जो होता है वो भी आपका डाउनवर्ड स्लोप करेगा, एमयू कर्व तो पूरा ही डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव बन जाता है आफ्टर अ सैचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया आपका, आ गया समझ में। चलो, तो यहाँ पर अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से कर्व बन रहा है, पहले बढ़ेगा फिर कम होता चला जाएगा और ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक पॉइंट के बाद में नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये नेगेटिव आ रहा है ये हमने एम से डिफाइन किया है, तो ये हमारी 4th यूनिट होगी और यूनिट 4 पर जो टीयू है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। तो एमयू जब मेरा 0 होता है, मैंने क्या बताया था, टीयू जो है वो हमारा मैक्सिमम होता है, ये बताया था ना ये वाला केस, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, टीयू आपका पहले बढ़ता है फिर आपका फ्लैट होता है और फिर नीचे गिर जाता है और ये अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन डिनोटेड एज एम, क्योंकि यहाँ पर आपका टीयू एक्स जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। बियॉन्ड दिस पॉइंट टीयू एक्स जो है स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, द एमयू एक्स बिकम्स नेगेटिव।
तो डाउनवर्ड स्लोपिंग MOU कर्व जो है वो इलस्ट्रेट करेगा कि किस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपकी काम कर रही है। तो ये पूरी बातें जो मैंने आपको भी लिखवाई थी, MOU आपका डिक्रीज कर रहा है तो TU आपका इंक्रीज तो करेगा लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पर करेगा। MU आपका 0 है तो TU आपका मैक्सिमम है, MU आपका नेगेटिव है तो TU आपका डिक्लाइन कर जाता है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लॉ ऑफ इक्वियो मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें पता है क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कि देखो एक कोई भी कंज्यूमर है, ठीक है, वो अपनी इनकम को ना गुड्स के अमंग इस तरीके से डिवाइड करता है कि वो जो उसके पास एक लास्ट रुपये उसने खर्च किया है वो भी हर एक गुड्स पर सेम मार्जिनल यूटिलिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा एज आउटपुट। समझ में आया? तो यहाँ पर ना इसके लिए एक इक्वेशन से समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ए की यहाँ पर और प्राइस ए के इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस फॉर बी। तो इस तरीके से हमारे पास में बाकी सभी गुड्स का होना चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे पास मैक्सिमम आएगी इससे। तो अगर यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है या बाकी प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा दिक्कत आ रहा है तो कंज्यूमर रीएलोकेट करेगा अपने खर्चे को अंटिल वो एक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर दे। तो यहाँ पर ना लॉ ऑफ इक्वियो मार्जिनल यूटिलिटी को हम 2-3 नाम देते हैं, जैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, इनडिफरेंस, कुछ भी नाम हम इसको दे देते हैं। तो चलो यहाँ पर रिलेशनशिप हमें किसका पता चल रहा है कि जब हम कंज्यूम करेंगे 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स और यहाँ पर देखेंगे कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि मुझे ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब हमारे पास एक लिमिटेड इनकम है। तो हमारे पास में बिहेवियर देखा जाता है कंज्यूमर का जब वो यहाँ पर एक कमोडिटी से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है। अब आप ऐसा तो है नहीं केवल चाय पीकर छोड़ दोगे या फिर आप चाय की जगह कॉफी ले लोगे, आपको ब्रेकफास्ट भी करना है, आपको यहाँ पर राइस भी चाहिए होगा, चपाती भी चाहिए होगा, एक पूरी मील चाहिए होगी। तो लॉ यहाँ पर ये बोलता है कि कंज्यूमर जो है अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज में कुछ इस तरह से खर्च कर रहा है कि जो लास्ट रुपये वो खर्च कर रहा है किसी भी कमोडिटी पर वो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी देगा इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। इसी को हम यहाँ पर लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। इक्वियो मार्जिनल मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है और मैक्सिमम है बराबर हो गए, है ना। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या चाहता है कि भाई मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले मेरी लिमिटेड इनकम से, और इसी तरीके से वो अपने खर्चे को प्लान करता है कि यहाँ पर 1 रुपये जो वो खर्च कर रहा है उसका सेम मार्जिनल यूटिलिटी हो जो कि वो 1 रुपये अपना किसी और दूसरे प्रोडक्ट पर खर्च करेगा। इसे हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जहां पर कंज्यूमर कॉन्टिन्यूअस सब्स्टिट्यूट करेगा एक गुड को अनदर गुड के टाइप साथ में जब तक उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। या फिर लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी बोल सकते हैं, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमने अचीव कर लिया, कैसे किया था, हमने इक्वेट कर लिया मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग केसेस में, और यहाँ पर कंज्यूमर अब इनडिफरेंट है कि उसको कोई भी एक्सपेंडिचर्स को रीएडजस्ट नहीं करना पड़ रहा अनलेस कि ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइसेस ही चेंज हो गए उन प्रोडक्ट्स के, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास में लॉ ऑफ इक्वियो मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं, है ना, जैसे नॉर्मल, इंफीरियर, लग्जरी, नेसेसिटी, कंफर्ट, गिफ्ट, वैबलिन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। अब इनमें से 1-2 क्वेश्चंस तो आपके पास डेफिनेटली आ ही जाते हैं तो इसे भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि नॉर्मल गुड्स क्या होती है। तो जब मेरी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड क्यों बढ़ रही होगी, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, इनकम यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड आपकी पॉजिटिव रहती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड, तो जब इनकम यहाँ पर लोगों की बढ़ जाती है तो वो क्या कोशिश करते हैं कि कम फर्टिलाइजर्स, कम पेस्टिसाइड्स यूज हुए फूड उनको मिले, है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की देखने के लिए मिलती है। नोट अ नॉर्मल गुड कैन बी इनकम इलास्टिक और इनकम इनइलास्टिक। लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जहां पर डिमांड आपकी बढ़ती है जब इनकम आपकी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या देखो क्या हुआ, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बोला, यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड आपकी ज्यादा बढ़ जाती है जब आपकी इनकम प्रोपोर्शनेटली काफी बढ़ गई। जैसे कि इंक्रीज अगर इनकम में हुआ तो एक बस बिगर परसेंटेज आपकी डिमांड में देखने के लिए मिला,
तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, पीडी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो एचडीटीवी जो है वो अगर एक लग्जरी गुड है, तो अगर यहाँ पर इनकम बढ़ी तो यहाँ पर लोग हायर परसेंटेज अपनी इनकम का लग्जरी गुड्स पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या खर्च करना चाहते हैं। देन आते हैं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स हो गए कि भाई मेरी इनकम बढ़ी तो मैं सोचूंगी इस पर मैं कम पैसा खर्च करूं। तो एक टाइम पर ना मिलेट्स जो होते थे उनको लोग कम खाते थे इस चक्कर में, ठीक है, कि वो थोड़ा सा वैसा खाना माना जाता था। अब तो सुपर फूड्स वगैरह में आ गया, या फिर ऐसे बोलो कि लो क्वालिटी फूड है अगर, है ना, तो वो लोग कम कंज्यूम करेंगे। क्यों कम कंज्यूम करेंगे? क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर उन्हें उनकी इनकम बढ़ गई है तो वो बेटर क्वालिटी यूज करें। तो एक इंफीरियर गुड्स का क्या मतलब हुआ कि इंक्रीज हो गया इनकम में और उसकी वजह से फॉल आया डिमांड में। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखी जाती है जिसमें कि एक इंफीरियर गुड जो है, अगर यहाँ पर मान लो टेस्को वैल्यू ब्रेड है, वो एक हो गया जहां पर अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप लेस टेस्को वैल्यू ब्रेड लोगे और मोर हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक ब्रेड लेना चाहोगे। नेसेसिटी गुड्स, अब यहाँ पर कोई खास डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, असेंशियल गुड्स है, दाल राइस, है ना, ये तो खाओगे ही खाओगे। तो समटाइम्स जो नीड्स हैं बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, जैसे फूड, वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पर ये एक सब्जेक्टिव टर्म बन जाती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसिटी है या नहीं है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये एक नेसेसिटी है या नहीं। एज अ स्टूडेंट आपके लिए नेसेसिटी है ना। समवन वर्किंग इन अ शॉप, जिनको यहाँ पर पेटीएम वगैरह भी नहीं यूज करना, वो एक ऐसे रिमोट विलेज में जहाँ पर सब कैश यूज करते हैं, तो हो सकता है उनके लिए नहीं हो एक नेसेसिटी। कंफर्ट फूड्स गुड्स, सॉरी, कंफर्ट गुड्स कौन से होते हैं? जो कि यहाँ पर नेसेसिटीज नहीं है लेकिन एक एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हमें दे देते हैं। तो इंजॉयमेंट यूटिलिटी के लिए हम इसको यूज करेंगे, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया या फिर टेक अवे फूड आपने ले लिया, तो एक कंफर्ट गुड जो होती है वो आपके लिए लग्जरी भी बन सकती है। फिर आते हैं गिफिन गुड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गिफिन, वैबलिन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखते हैं गिफिन गुड्स कौन से होते हैं। यहाँ पर जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे स्टेपल फूड्स फॉर पुअर, एक रेयर टाइप ऑफ गुड्स है जहां पर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। जैसे आपको गेहूं खरीद कर आप पहले से ले आए, अगर प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि आपको लग रहा है और फ्यूचर में बढ़ गया तो मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट जो है वो आपके लिए क्या कर रहा है, राइज इन प्राइस आपको ज्यादा गुड्स को खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो प्राइस अगर व्हीट के बढ़ जाएंगे तो एक पुअर पीजेंट क्या करेगा, वो यहाँ पर हो सकता है कि अफोर्ड नहीं कर पाए एनी मोर, तो वो अभी पहले से ही ज्यादा व्हीट खरीद कर अपने पास स्टॉक बना लेंगे। तो ये हमारे पास राइस, पोटैटो, ब्रेड्स, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमें देखने के लिए कब मिला था, सबसे ज्यादा एग्जांपल ना इस तरह के गुड्स का हमें तब मिलता है जब इनकम तो बड़ी होती है लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होता जा रहा है, ठीक है। वैबलिन गुड्स की, स्नॉब गुड्स की बात कर लेते हैं। वैबलिन गुड्स कौन से होते हैं? ये वो गुड्स हैं जिनका प्राइस जब बढ़ेगा, ठीक है, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो अब आप कहेंगे तो गिफिन गुड्स में भी हो रहा था, ये वो गुड्स हैं जो दिखावे के लिए होते हैं, शो ऑफ के लिए, ठीक है, शो ऑफ करना है। भी सबसे बड़ी एग्जांपल तो मुझे इसमें आईफोन ही लगता है आज की जनरेशन में, ठीक है। तो अब आईफोन लोग यहाँ पर क्यों खरीद रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनको यहाँ पर दिखावा करना है। अपन देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी वीडियोस आते हैं इस तरह के, तो जब एक गुड जो है उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ये लोग इसको ज्यादा खरीदना चाहते हैं, उनको लगता है ज्यादा एक्सपेंसिव गुड्स जो है वो बेटर हैं। जैसे कोल्हापुरी चप्पल का हमने देखा था कि वो अगर 250 रुपए की मार्केट में बिक रही है तो उनका इतना ट्रेंड नहीं चल रहा, लेकिन अगर वही चप्पल 2500 की या फिर 2.5 लाख की मिल रही है ना, किसी एग्जीबिशन में आ गई, जैसे पेरिस वीक में आ गया या कहीं और आ गया, तो लोग उसे ज्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आपके क्या हो सकते हैं, स्नॉब या वैबलिन गुड्स के, सम फॉर्म्स ऑफ आर्ट, डिजाइनर क्लोथ्स, आईफोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि आप यूज एक साथ कर रहे हो, जैसे ब्रेड, अगर आपको बटर लेकर आना है तो बटर के लिए आपको ब्रेड भी चाहिए, है ना। अब आप कहेंगे पाव भाजी में भी बटर यूज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेजरली हम वैसे बात कर रहे हैं। तो विच आर यूज टूगेदर, तो यहाँ पर भाई बहन वाले जो गुड्स होते हैं ये आपके एक नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाते हैं, जैसे कार और पेट्रोल हो गए। तो अगर प्राइस एक गुड्स के बढ़ रहे हैं तो डिमांड आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए क्या होगा, गिरेगा। तो मोर क्लोजली लिंक्ड जो गुड्स होते हैं, हायर विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने एक्सीडी पढ़ाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जब वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो देयर विल बी अ लो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे अगर प्राइस टी का बढ़ा है तो हो सकता है कि मार्जिनल इम्पैक्ट यहाँ पर टी की डिमांड आपकी कम हो जाए और कंजम्पशन ऑफ मिल्क जो है
उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका भी जो रिडक्शन हो जाए डिमांड का। हाउएवर अगर यहाँ पर प्राइसेस आपके एंड्रॉइड फोन के बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी जो सेल्स है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी और डिमांड गिर जाएगी एंड्रॉइड एप्स के लिए। ठीक है, चलो देन आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। अब हम जिनको एक प्लेस के दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। टी और मिल्क तो हमारे कैसे बने, कॉम्प्लीमेंट्री। टी और कॉफी हमारे कैसे हो गए, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए। तो दो अल्टरनेटिव गुड्स जो कि हम यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस। सब्सटीट्यूट्स प्रेजेंट द कंज्यूमर विद द अल्टरनेटिव चॉइसेस। जैसे जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो सोया मिल्क यूज करते हैं। तो प्राइस अगर एक गुड्स का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड जो है सब्सटीट्यूट की वो भी हो सकता है बढ़ जाए। देयरफॉर एक पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड हमें देखने के लिए मिलती है। अगर दो गुड्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो एक हाई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की देखने के लिए मिलेगी। तो अगर प्राइस आपके सेन्सबरी के फ्लावर का बढ़ता है 10% से तो डिमांड हॉविस फ्लावर के लिए आपकी 20% से बढ़ जाएगी। एंड देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन टू गुड्स। देयरफॉर जो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी 2.0 हो जाएगी पॉजिटिव। वीक सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के वीक सब्सटीट्यूट हैं। तो यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी पॉजिटिव है लेकिन लो होगी। तो यहाँ पर अगर डेली मेल इंक्रीजेस, यहाँ पर प्राइस देखो न्यूज़पेपर होते हैं। अब आप लोग के लिए ले लेते हैं द हिंदू है ना, और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बिजनेस हिंदुस्तान टाइम्स ले लेते हैं। तो अगर द हिंदू का प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप हिंदुस्तान टाइम्स पर स्विच कर लोगे? अगर यहाँ पर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता है द हिंदू आपको न्यूज देगा, हिंदुस्तान टाइम्स आपको एडवर्टीजमेंट्स देगा, तो आप ऐसा नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि ये वीक सब्सटीट्यूट गुड्स बन गए। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड यहाँ पर 0.1 है। दो न्यूज़पेपर एक दूसरे के वीक सब्सटीट्यूट्स हैं। परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स कौन से होते हैं कि यहाँ पर जैसे कोक और पेप्सी हो गया। तो अगर यूटिलिटी कंज्यूमर को एक गुड से सेम मिल रही है जैसे कि दूसरे से मिल रही थी, तो $1 हमने फॉरेक्स कंपनी से खरीदी और यहाँ पर हम अगर दूसरी फॉरेक्स कंपनी से खरीदें तो दोनों का ही हमारे पास में कोई खास इम्पैक्ट तो आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं $1 ज्यादा सुंदर है $1 कम सुंदर है। तो A4 पेपर अगर हमने ऑफिस वर्ल्ड से लिया तो वो सेम यूटिलिटी देगा जैसे कि हमने किसी और यहाँ से सॉफ्टवेयर से लिया है। तो देयरफॉर इन थियोरी अगर एक गुड जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है तो कोई भी डिमांड यहाँ पर आपकी चीप ऑल्टरनेटिव के लिए ये बोल रहे हैं नहीं होगी। ठीक है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स में आपके पास में ऐसा हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर चीप ऑल्टरनेटिव ना मांगकर दूसरा ऑल्टरनेटिव ले लिया, नहीं भी लें, डिपेंड करेगा अब ये यहाँ पर किस तरह का सब्सटीट्यूट गुड्स आपके लिए बना रहे हैं। एंड इसी के साथ में आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। डाउट होते हैं तो बेझिझक कमेंट्स में आप पूछ ही सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा सेबी, पीएफआरडीए, आईएफएससी, आरबीआई, नाबार्ड एंड यूपीएससी, ईपीएफओ इन सभी के लिए हम आपको अलग अलग कोर्सेज, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जहां पर 1 to 1 आपके आंसर्स चेक होते हैं, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। सारे टर्म्स, कंडीशंस, डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो आप, सर आपको आंसर कर देंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दिया करो। एंड बाकी आज के लिए बस इतना ही है, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।